कहा मुझे पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन इसलिए कि कल रात गए सदर ट्रंप ने ट्वीट्स किए कुछ और उसमें पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील की अनाउंसमेंट की और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी ये खबर दी कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स इतने ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं कि अमेरिका उनको मिल के पाकिस्तान के साथ एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश रखता है और उससे पाकिस्तान की काया पलट सकती है। अब इस पर भी ज़रा तफसील से आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी बड़ा दिन है, लेकिन उतना मस्बत नहीं जितना पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड डील। हुआ ये है, पीटीआई के साथ आपने सारे दिन में खबरें देख ली होंगी कि तकरीबन सारी की सारी पीटीआई जो कि असेंबली में या सेनेट में मौजूद थी वो उड़ के रह गई है। 9 मई केसेस के हवाले से आज 108 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को सज़ा हुई है, जिसमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, इनको 10-10 साल कैद की सज़ाएं हुई हैं, यानी कि नाअहल भी ये तकरीबन हो ही गए हैं। इसके अलावा सबसे अहम तरीन बात कि जिस जमात के नाम से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पीटीआई पार्लियामेंट में मौजूद है, उसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सरबरा हैं साहिबजादा हामिद रजा, वो भी 10 साल कैद की सज़ा पा के नाअहल भी हो चुके हैं, सज़ा भी उन्होंने पाली है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ज़ाहिर है अदालत के इस फैसले से मजम्मत की है और उनका कहना है कि जी जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत को नुकसान होगा, हम चाहते हैं कि सिस्टम चले। क्या जो 9 मई के फैसले आए हैं इससे वाकई जमहूरियत को नुकसान होगा या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान हो रहा है, या फिर पीटीआई की अपनी ही सियासी गलतियों का ये खमियाजा है? इंटरेस्टिंगली आज फैसलाबाद की एटीसी से जो बहुत बड़े बड़े ये फैसले आए हैं, तो अदालत का फैसला सुनने के लिए ना तो पीटीआई का कोई एक कारकुन मौजूद था, ना ही वहाँ पर कोई लीडरशिप मौजूद थी। तो अगर आप एहतजाज नहीं करते इन फैसलों के ख़िलाफ़, अपनी लीडरशिप को नहीं बचा सकते सियासी एतबार से, कानूनी एतबार से, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ख़त्म शुद हो जाने के बारे में क्या कोई हर्ज, क्या कोई मज़ाइका रह जाता है, क्या कोई शक व शुबा रह जाता है? और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा फ़िलहाल तो वो 9 मई के केसेस में कोई भी सज़ा पाने से, नाअहल होने से फ़िलहाल तो बच गए हैं, लेकिन इश्तिहारी वो अभी भी बरकरार हैं। आज भी अदालत ने उनको इश्तिहारी बरकरार रखा है, यानी कि तलवार उनके सर पर भी लटक रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की एक ट्रेड डील, तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का, पाकिस्तान की मईशत का क्या मुस्तकबिल है, इन्हीं सब अहम तरीन मामलात और मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एंड आई एम ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि मेरे साथ पाकिस्तान के 2 इंतहाई मुस्तनिद और मोतबर और सीनियर तरीन सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, दुनिया ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं, एडिटर इन चीफ हैं डेली पाकिस्तान के, और दुनिया टीवी पर अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करते हैं नुक्ता नज़र। इसके अलावा मौजूद हैं सुहेल बड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर एडिटर हैं जंग अखबार के, और जियो टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम करते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले जो पीटीआई के साथ आज हुआ है, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उड़ गए, उनकी सीट उड़ गई, सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट उड़ गई, कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर की सीट उड़ गई, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो हुआ है, क्या ये जमहूरियत का नुकसान है या पीटीआई का अपना नुकसान है? देखें, जो कुछ भी हुआ है वो ज़ाहिर एक नुकसान तो है जी। पीटीआई को नुकसान पहुंचता है तो वो भी जमहूरियत का नुकसान है, क्योंकि पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है। अगर उसके लीडर जो हैं उनको सज़ा होती है और वो उनकी क़यादत से महरूम होती है, तो ये पीटीआई का नुकसान है। और पीटीआई का नुकसान है तो फिर जमहूरियत का भी नुकसान है और जमहूरी अमल का भी नुकसान है कि जो एक बड़े सीनियर लोग हैं या जो अहम पोजीशंस पे फाइज थे उनको सज़ा हो गई है। लेकिन अब ये तो एक अदालत से फैसला हुआ है और जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से
यानी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उसने अपना फैसला दिया है। अब ये इब्तदाई अदालत है, इंतहाई अदालत तो नहीं है। तो पीटीआई के जो लोग जिनको सज़ा मिली है उनको अपील का हक हासिल होगा। वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे और वहाँ अपना मुकदमा लड़ सकेंगे। और अगर कोई अदालत में कोई कोताही रह गई है या कोई एविडेंस दुरुस्त नहीं हुआ या कोई शहादत के बरक्स किसी को सज़ा मिल गई है तो मेरे ख्याल उसकी सुनवाई हो सकेगी। और उस अपील उन्होंने खुद भी कहा है बैरिस्टर गौहर ने कि हम आला अदालत में अपील करेंगे। तो मेरा ख्याल यही एक रास्ता है और इसी को इख्तियार किया जाना चाहिए। लेकिन शामिर साहब इससे पहले हमने देखा है ना कि मलिक अहमद खान बुच्चर के साथ जो हुआ है, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर, वो भी हाई कोर्ट गए लेकिन उनकी अपील का अभी अपील लगने से पहले ही उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन भी आ गया। उनकी सीट वेकेट होने का भी इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ तक मामलात अगर बढ़ जाते हैं तो फिर तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या आपको तारीख नजर नहीं आता? देखिए, जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है मेरा ख्याल उसको भी रिवर्स कर सकता है हाई कोर्ट का ऑर्डर। अभी आप देखा जमशेद दस्ती जो हैं उनको नाअहल करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया और एक तरह से उनकी रुकनीत बहाल हो गई। तो अब इस तरह की ये सूरत अगर होती है और हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है या हुक्म आता है तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा मामला और ये इस इंतहा तक नहीं जा सकेगा कि उनकी। और वैसे भी एक इंसाफ का तकाजा भी यही मालूम होता है कि अगर उनकी अपील जो है ज़ेर समाअत हो तो फिर अपील के फैसले का इंतज़ार किया जाए। वरना अगर ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे और जो लोग मुल्ज़म करार दिए गए हैं वो यानी अपनी सीट से महरूम हो जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर वो बरी कर देती है हाई कोर्ट उनको तो फिर उसका मुदावा कैसे होगा और आप कैसे उस नुकसान को पूरा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल ये सारा मामला जो है हाई कोर्ट में ज़ेर बहस आएगा और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वहाँ से कुछ रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन शामिर साहब, जमशेद दस्ती के मामले को और ये मैं आपसे लास्ट में समझना चाह रही हूँ, उनका मामला जाली डिग्री का है, यहाँ पर मामला 9 मई का है। तो 9 मई के केसेस में सज़ा और जाली डिग्री के मामले पर नाअहली, इसमें तो काफ़ी फ़र्क है और इनकी अपीलों के रिपरकशन के हवाले से या दीगर रिपरकशन के हवाले से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, 9 मई का जो कुछ हुआ 9 मई को उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता और पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, तनसीबात पर हमले हुए हैं। लेकिन मसला यह है कि जिन लोगों को सजाएं मिली हैं उनमें से तो हर शख्स अपने दिफा का हक रखता है ना, कौन मौके पर मौजूद था, कौन नहीं था और किसके खिलाफ एविडेंस जो है वो मुनासिब है, किसके खिलाफ एविडेंस जो है वो कमज़ोर है। तो ये सारे मामला तो ज़ेर बहस आएंगे। अगर कोई शख्स मौके पर मौजूद नहीं था तो फिर उसको किस तरीक़े से इस सारे वाक़े के साथ या वक़ूए के साथ नत्थी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्योंकि वो फैसले की तफसील इस वक्त हमारे सामने नहीं है तो हम उसका जायज़ा नहीं ले सकते, लेकिन हर शख्स को इनफरादी तौर पर तो यह हक हासिल होगा ना कि वो अपने किरदार के बारे में यानी बात कर सके और अपील कर सके कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था या मैंने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिल सके। सुहेल साहब, आपसे मुझे तज्जिया चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आज हुआ है, जो मैस कन्विक्शंस हुई हैं, मैस डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर्स, इन सब की सीटें उड़ गई, डिस्क्वालिफिकेशंस इनकी जो है अब हो जाएंगी। सो मच सो कि जिस पार्टी के नाम पे मौजूद है पीटीआई पार्लियामेंट में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके सरबरा साहिबजादा हामिद रजा, उनको भी 10 साल सजा हो गई, वो भी नाअहली भुगत रहे हैं। तो अब पीटीआई का मुस्तकबिल आपको सियासी एतबार से ख़त्म लगता है या आपको अभी भी कोई लगता है उनके लिए उम्मीद बाकी है? देखिए, ये जो एक कॉन्सिक्वेंस है मुफाहमत ना होने का, कई सालों से मैं ये कह रहा था और बहुत सारे हमारे दोस्त ये समझते थे कि जब दो कुव्वतें सफ़ आरा हों तो उसकी नतीजा लड़ाई में, उसका नतीजा सज़ाओं में, उसका नतीजा
یہی نکلتا ہے جو آج نکلا ہے. آپ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا, اور جو اس کے بعد بھی جو تبدیلیاں آتی رہیں اس میں اس قدر زیادہ تو نہیں مگر اس میں بھی یہی ہوتا رہا. تو جب تک سیاست میں مفاہمت نہ ہو, کوئی ماضی کی غلطیوں کا مداوع نہ ہو, کوئی راستہ نہ نکالا جائے, تو پھر الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو پاکستان کی مقتدرہ ہے اس نے 9 مئی پہ کتنا برا منایا, کتنا ان کا ریئیکشن ہے اور کس طرح سے انہوں نے پرسو کیا. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا. ہاں اگر اس سے پہلے کوئی ریکنسلیشن ہو جاتی, 9 مئی کے واقعے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جاتی, کوئی معافی تلافی ہوتی تو کوئی راستہ نکل آتا. اب یہ تو صاف ظاہر تھا کہ جب کوئی نہ ایک دونوں پارٹیاں اپنے اپنے موقف پہ اڑی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی اس چیز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی, تو اسی طرح مقتدرہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. اور جو پاکستان کی عدالتیں ہیں انہوں نے جو ان کو حقائق پیش کیے گئے اور جس طرح سے ان کے سامنے کیس پیش کیے گئے انہوں نے یہ فیصلے کرنے تھے. رائٹ. اچھا, یہ اب تک جتنی کنوکشنز ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو بڑی اچانک ہونا شروع ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کی, اور آغاز ہوا جب پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر سے, پھر اب یہ چل آگے تک. لیکن اس میں یہ تو سیاستدانوں کی ہو گئیں, پارلیمنٹیرینز کی ہو گئیں, لیکن جنرل فیض کا بھی اس میں کردار موجود ہے, اور اس حوالے سے تو اسٹیبلشمنٹ کا ملٹری کی پریس ریلیزز بھی موجود ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی ان پر جو ہے تفتیش ہو رہی ہے. سو اب آپ کچھ معاملہ وہاں پر بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, بیکاز ایک طویل عرصے سے وہاں پر بھی کوئی خاموشی ہے دسمبر جنوری کے بعد سے, تو یہ معاملہ اب آپ وہاں پر بھی کچھ سرگرم ہوتا ہوا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں چونکہ ان کا سارا معاملہ پبلک ڈومین میں تو ہوتا نہیں, ماسوائے کہ کوئی پبلک پریس ریلیز آ جائے یا آئی ایس پی آر سے کوئی آگاہی ہو جائے, تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ملٹری ٹرائل شروع ہوا تھا. فیلڈ مارشل وہ جو تھے ہمارے ہاں جس طرح سے ایک ملٹری ٹرائل ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا, لیکن اس کے نتائج کیا نکلے, کب کوئی فیصلہ ہوگا, اس حوالے سے کچھ علم نہیں. لیکن یہ تو پتہ ہے کہ جس طرح سے سویلین کسی کے لیے معافی نہیں ہے جس نے 9 مئی کو کے ساتھ انوالو ہوا, تو اگر کسی نے اس میں سازش کی ہوئی یا فوجی نے, تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی پھر سزا دی جائے گی, پھر تو لازمی ہو جائے گا. کیا اس ساری ایپیسوڈ کے پیچھے اور اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یا ان کی جس طرح کی بھی سیاسی ناکامیاں نظر آ رہی ہیں, شامی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی غلطیوں کا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے؟ دیکھیے غلطیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں نا, کہ اگر جب خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی, ان کی حکومت ختم ہوئی, تو اس کے بعد وہ ایک انہوں نے اسمبلیوں سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا. 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں, ان کو ختم کیا اور وہ سڑکوں پہ آ گئے, اور سڑکوں کی سیاست جو ہے انہوں نے یعنی وہ ان کو یہاں تک لے آئی ہے. اگر وہ ایک پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے اس کا حصہ رہتے اور اپنے اسمبلی میں بھی موجود رہتے, 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بھی رہتی, اور جس طریقے سے اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں اور انہوں نے ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کیا ہے اور دستور کے دائرے کے اندر جدوجہد جاری رکھی ہے اور پھر انتخاب میں حصہ لیا ہے, تو ان میں سے راستہ کشادہ بھی ہوا ہے اور راستہ جو ہے محدود بھی ہوا ہے. تو اگر خان صاحب وہی راستہ اختیار کر لیتے تو صورتحال مختلف ہوتی اور ان کو یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا, اور ان کی جماعت کو بھی, ان کے کارکنوں کو بھی اور ان کے رہنماؤں کے بھی, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا, ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کیا. اور بدقسمتی سے ایجیٹیشن بھی ایسا تھا کہ جس میں ایک قومی تنصیبات جو ہیں, یہ دفاعی تنصیبات جو ہیں, ان پر حملہ ہوا, ان پر یعنی شورش برپا ہوئی, تو اس کے نتائج جو ہیں نکلے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو سنبھالا بھی نہیں گیا. پھر انہوں نے یا تو یہ کہا کہ یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے, یعنی مجھے ایک سازش کے تحت اس میں پھنسا دیا گیا ہے. حالانکہ جو لوگ
इसमें हिस्सा ले रहे थे, उनकी तो वीडियो फुटेज मौजूद है जी। और उनको अक्सर लोग जो हैं या अक्सर कारकुन जो हैं तो उनको देखा जा सकता है, किसी का रोल कम था, किसी का ज्यादा था, जी। किसी का नाम गलती से FIR में आ गया, ये तो बात की बहसें हैं ना। तो अगर वो एक सीधे तरीके से अपनी सियासत करते तो इस आजमाइश में ना खुद मुब्तला होते ना उनकी पार्टी मुब्तला होती, तो मंजर मुख्तलिफ होता। सुहेल साहब, एक तो इमरान खान ने भी कुछ खत लिखे, खतूत लिखे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे, बैरिस्टर गौहर ने CJP से अपील की कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया जाए, उमर अयूब ने खत लिखा चीफ जस्टिस को जिसका नोटिस भी लिया गया, इमरान खान की 9 मई की ज़मानत की अपीलें वो अभी चंद दिन पहले वहाँ पर लगीं, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से सजाएँ हो रही हैं। तो आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि PTI के लिए अब आगे एक बंद गली है या कोई रास्ता अभी भी कहीं खुल सकता है? 5 अगस्त की तहरीक भी आने वाली है, इमरान खान के लिए कोई रास्ता अभी बरकरार है या फिलहाल वो बंद गली में दाखिल हो चुके हैं? देखिए, बाज़ औक़ात रास्ते आप खुद बंद करते हैं और उनके खोलने की चाबी भी आपके पास होती है। तो पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो दरअसल उसने ये खुद काम करना होता है, उसकी कोई मदद तो कर सकता है लेकिन चाबी चूँकि पॉलिटिकल लीडर के पास है, तो आज अगर PTI के साथ कुछ हो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी खान साहब से है कि वो इस बंद गली में लोगों को ले आए हैं और मफाहमत की जितनी भी कोशिशें हुई हैं उनको उन्होंने होने नहीं दिया। और PTI के जो इंतहा पसंद है उनका ये ख्याल है कि दबाव बढ़ाते जाएं और बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट की बस हो जाएगी और कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट है, क्योंकि जितना जितना ये दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना उतना ही रद्द अमल आता है और बजाय इसके कि कोई पार्लियामेंट के ज़रिए रास्ता निकलता, इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी PTI की, जिस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को ज़ाया किया कुछ ना करके, ये मेजॉरिटी भी कौमी असम्बली में अभी तक काम नहीं आई। हालांकि हो ये सकता था कि पार्लियामान से ही रास्ता निकलता, इतनी बड़ी तादाद में पार्लियामान के मेंबर बने थे PTI के, वहाँ पर बैठ के मुज़ाकरात करते, कोई रास्ता निकालते, लेकिन कोई रास्ता आज तक निकल नहीं सका और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस है। दूसरी रही बात अदालतों की, तो अभी तो अदालतों की कई स्टेजेस हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर अपीलें हैं, तो ये तो अभी पहली स्टेज है जिस पे उनको सजाएं हुई हैं। तो अभी उनके पास बड़े रास्ते खुले हैं और एक तरफ सियासी मुफाहमत का रास्ता भी खुला है और दूसरी तरफ अदालतों के रास्ते भी खुले हैं। प्रोग्राम में सवालात अभी कुछ मजीद भी बाकी हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शामिर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी इस्तेमाल की है, बड़ी बेहतरीन मिसाल आपने इस्तेमाल की है कि रास्ता कुशादा और रास्ता महदूद। तो ये रास्ता क्या अभी भी आप समझते हैं कि इमरान खान के लिए मौजूद है या इमरान खान ने ख़ुद को बंद गली में धकेल दिया है और अब आगे बिल्कुल नो एंट्री का या नो डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है? देखिए, उनकी मुश्किलात में तो इजाफा हो गया है और अब कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख पर अगर आप नज़र रखें जी, तो ये इसमें कई दफ़ा हमारे कई सियासतदानों के रास्ते इसी तरह मसदूद हुए हैं और फिर वो कुशादा भी हुए हैं। तो अगर वो आईन और कानून के दायरे में अपनी सियासत जारी रखें, अपनी जिद्दोजहद जारी रखें और जो हमारी दूसरे उनके सियासी हरीफ हैं उनके साथ मामला करने की कोशिश करें, तो मैं कहूँ उसके नतीजे में उनके लिए बेहतरी भी पैदा हो सकती है और उनको एक मौका और मिल सकता है। तो बिल्कुल मायूस होने की बात नहीं है। हमारी जो तारीख है वो हमें बताती है कि बहुत कुछ हो सकता है। तारीख का आपने बड़ा ज़बरदस्त हवाला दिया है, तो तारीख के हवाले से ही आपके साथ एक बड़ा अहम सवाल कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद नुसरत भुट्टो मौजूद थी, बेनज़ीर भुट्टो मौजूद थी, सो कहीं ना कहीं रास्ता कुशादा करने की सहूलत मौजूद रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। आसिफ अली जरदारी का एक किरदार रहा, दीगर बड़े अहम किरदार थे जो कि पस मंज़र में थे, लेकिन आप समझते हैं, जानते हैं मुझसे कहीं बेहतरीन कि वो किरदार अदा करते रहे। नवाज़ शरीफ को शहबाज शरीफ का साथ रहा, चौधरी निसार का साथ रहा, सो बहुत से ऐसे फैक्टर्स, एलिमेंट्स, किरदार मौजूद थे जो रास्ता कुशादा करने में मददगार साबित होते रहे।
वो किरदार इमरान खान के साथ हमें जो है मिसिंग नज़र आता है। तो वो एक मिसिंग लिंक इमरान खान के साथ मौजूद है। तो कौन वो लिंक बन सकता है? अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख को मद्देनज़र रखा जाए तो रास्ता कुशादा हो सकता है? देखिए, उनको भी मेरे ख्याल इस खला का एहसास है और इसीलिए बार बार बात हो रही है कि उनके बेटे जो हैं कासम और सुलेमान यहाँ आएंगे और अपने वालिद की रिहाई की कैंपेन चलाएंगे और अमेरिका का दौरा भी वो कर रहे हैं और वहाँ वो उनकी तवक्कुआत अमेरिका से भी वाबस्ता है और फिर वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल ये सोच पीटीआई के अंदर भी मौजूद है कि उनकी जो विरासत है वो भी उनके बेटों में मुंतकिल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो तब भी जो सियासी जमातें हैं वो इसकी मोहताज तो नहीं होती कि सियासी रहनुमाओं के बच्चे जो हैं वही उनकी विरासत संभालें। आप मुस्लिम लीग को देख लीजिए, कायद आज़म के बाद और लियाकत अली ख़ान के बाद तो मुस्लिम लीग के जो उनके रहनुमा थे उन्होंने जमात को संभाला और मुस्लिम लीग जो है हमेशा तो मरूसी सियासत उसमें नहीं रही और कायद आज़म के बाद तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़यादत नहीं संभाली थी, ना लियाकत अली ख़ान के बाद राना लियाकत अली ख़ान ने या उनके बेटों ने अशरफ ने या अकबर ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली थी। तो मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे उन्हीं ने मुस्लिम लीग को संभाला। इसी तरीके से जो पीटीआई है उसमें आप देख लीजिए कि पीटीआई में भी इस लिहाज से तो एक जान मौजूद है। उसमें कितनी जमातें निकली हैं, 2-3 जमातें तो उसमें से निकली हैं और उनके रहनुमाओं ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हैं। लेकिन वो सारे लोग जो हैं इस वक्त वो पीटीआई का नुकसान नहीं कर सके और पीटीआई से कितने लोग निकले हैं और फिर कितने लोग नए आए हैं। तो जब एक जिंदा जमात होती है तो उसमें लोग नया खून भी आता है और एक बहता हुआ दरिया होता है, वो उसकी रवानी जो है बरकरार भी रहती है। तो ये भी एक मिसाल तो तारीख में तो मिसालें हर तरह की मौजूद हैं। तो इसलिए तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसके बच्चे नहीं होंगे या जिसकी बीवी नहीं होगी उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। सुहेल साहब, बैरिस्टर गौहर तो आज भी ये पैगाम दे रहे हैं, ही वाज स्पीकिंग काइंड ऑफ हिज माइंड, कि पार्लियामेंट का हम बाइकआउट भी कर सकते हैं और अगर इमरान खान ने फैसला किया तो हम असेंबली का बाइकआउट कर देंगे। अभी भी मतलब वही रवैया है, वही तर्ज सियासत है। तो क्या बाइकआउट का फ़ायदा अब इस इन कन्विक्शंस के बाद पीटीआई को हो सकता है? दूसरा, एक भी कारकुन या लीडर आज फैसलाबाद एटीसी के बाहर मौजूद नहीं था। इस जमात को दावा है मकबूलियत का, लेकिन अगर आपकी इतनी मैस कन्विक्शंस हो रही हैं, इतनी मैस डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, पूरे मुल्क में एक कारकुन नहीं निकल रहा, कोई एहतजाज नहीं, सब कुछ जो है सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहा है, तो 5 अगस्त चला सकेंगे क्या? देखिए गरीदा, अगर तो कोई पास्ट जो है, पास्ट के तजर्बात कोई हवाला हैं तो ये जो पार्लियामेंट का बायकॉट है या पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने की बात है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि माजी में मियां नवाज़ शरीफ जो थे वो 34 सीटों के साथ, बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटों के साथ पार्लियामेंट में बैठी रहीं। हालांकि जितनी पीटीआई को सीटें मिली इससे तो किस कदर वो कम थी, लेकिन वो बैठे और 2 साल में उन्होंने हुकूमत उलट दी। तो पीटीआई ये नहीं कर सकी इतने बड़े मेंबर्स के साथ। उसकी वजह यह है कि आपने एक ये हर रास्ता खोलना होता है। आप पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला रखें, आप एहतजाज का रास्ता भी खुला रखें, आप नेगोशिएशंस भी करें, दबाव भी डालें। सियासत एक हमाजहती काम है। तो ये पीटीआई जो है सिर्फ एहतजाज के ज़रिए जो है वो जीतना चाहती है। तो कई तजर्बों के बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त एहतजाज के ज़रिए मुमकिन नहीं है कोई अपना मुतालबा मनवाना। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल हैरानकुन ट्वीट्स किए हैं, बावजूद इसके कि वो कह चुके हैं पहले भी कि आई लव पाकिस्तान, लेकिन इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से कि भारत को आप ट्रोल भी कर रहे हैं, भारत पे तंज भी कर रहे हैं, भारत की टैरिफ बढ़ा रहे हैं, भारत की ऑयल कंपनीज पे आप पाबंदियां लगा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स का बता दिया। सो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हुकूमत की, रियासत की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी मुआशी कामयाबी है? क्योंकि बहुत प्रेशर था इकॉनमी के हवाले से। ये डेफिनेटली एज ए पाकिस्तानी तो हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की
जो कहीं सुनी नहीं जा रही थी तो अब सुनी जा रही है, अच्छी ख़बरें आ रही हैं और ख़ास कर दुआ है कि ये ट्रांसलेट भी हो जाए। ख़ास मसलन पेट्रोल के ज़ख़ीरों के बारे में पाकिस्तानियों के लिए तो ये हैरान कुन ख़बर है, क्योंकि इतने बड़े ज़ख़ीरे के बारे में किसी पाकिस्तानी को इल्म नहीं, और ज़ाहिर है सदर ट्रंप के कुछ ना कुछ तो ज़राए होंगे जिन्होंने उनको ये कंफर्म किया होगा। तो लेट्स सी, अगर पाकिस्तान में इस तरह की तब्दीली आ जाए तो ये बड़ी मुस्बत है। राइट शामिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, चेयरमैन ने खुद आज कह दिया कि जी असेंबली का बाइकआउट करना है या नहीं करना इसका इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे। सो गोया एक बार फिर उनकी वही सोच है कि सबका बाइकआउट कर दिया जाए, निकल जाए सिस्टम के अंदर से। तो क्या पीटीआई के लिए असेंबली का बाइकआउट करना अब ये कामयाब हिकमत अमली हो सकती है? और ये जो एक मैस कन्विक्शंस हुई हैं, जो ये मैस डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, 5 अगस्त की तहरीक आपको कामयाब होती हुई या कम अज़ कम चलती हुई भी नज़र आ रही है शामिर साहब? अब 5 अगस्त को तो मेरा ख्याल मैंने को बड़ा हंगामा नहीं देख रहा, उसकी मुश्किलात जो हैं वो मौजूद हैं और अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि किस तरीके से एहतजाज उस दिन होना है। लेकिन मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि पीटीआई एक जमात के तौर पर अपना वजूद अब भी रखती है, उसके वोटर्स भी मौजूद हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसका यानी चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसी बात नहीं है। अगर पीटीआई अभी दानिशमंदी से काम ले, अब खान साहब तो इस वक्त जेल में हैं, वो जेल में बैठकर क्यों क़यादत करना चाहते हैं? वो अपने जो साथी उनके बाहर हैं उनको मौका दें, वो अपने फैसले खुद करें। और अगर वो पार्लियामेंट से बाहर आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो सड़क, वाहिद ऑप्शन तो सड़क रह जाएगी। तो सड़कों से पहले क्या मिला है उनको जो अब मिलेगा? फिर तो एक सर पे कफन बांधने की बात है ना। तो जमहूरियत में सर पे कफन नहीं बांधा जाता, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी तहम्मुल से, तदब्बुर से और रास्ता निकालते हैं और अपनी मुश्किलात को कम करते हैं। तो इसलिए मेरा तो ख्याल ये है कि उनको पार्लिमानी सियासत पर ही तवज्जो करनी चाहिए और जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए अपनी तकदीर जो है उसे आजमाना चाहिए। दुरुस्त। अब ज़रा कुछ तजिया फरमा दीजिएगा, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल रात के ट्वीट्स की हैं, बड़ी एक तो वो पहले ही कह चुके हैं कि आई लव पाकिस्तान, लेकिन इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के लिए वो इंडिया को ट्रोल भी कर रहे हैं, उन पे तंज भी कर रहे हैं, उन पे टैरिफ भी लगा रहे हैं, उनकी ऑयल कंपनीज पे पाबंदियां भी लगा रहे हैं। तो ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? और वज़ीर आज़म शहबाज पे इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर इकॉनमी का है, तो क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील समझा जाए कि एक और बड़ी कामयाबी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की या इस रियासत की? कामयाबी तो यकीनन बड़ी है। और फिर जो मुस्तकबिल की बात हो रही है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो तेल के यानी अमेरिका जो है उसकी अपनी जो तहकीक है या अपनी जो उसकी रिपोर्ट है वो तो यही है ना कि पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन ख़जाने मौजूद हैं, तेल के भी और गैस के भी, और फिर मादनियात भी मौजूद हैं। तो सब पे उनकी नज़र है। और अगर ये इसी तरह पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर उन सारे जो दरियाफ्तें हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी तकदीर बदल भी सकती है। तो बहरहाल तो ये तो एक अल्लाह ताला की रहमत है और आप ये उसकी देन है जिससे परवरदिगार दे। तो इस पर तो शुक्र अदा करना चाहिए कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारी हुकूमत जो है उसने बड़े अच्छे तरीके से ख़ारजी मामलात को डील किया है और बड़ी तदब्बर के साथ अपना रास्ता बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सारी तवक्कुआत पूरी हो जाए तो यकीनन पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब और जनाब सुहेल बड़ाई साहब, अपने ज़बरदस्त तज्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सवालात करेंगे उनके साथ जो आज हुआ है, अब आइंदा की क्या सूरत हाल है, इस पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बात करेंगे। इमरान खान बानी पीटीआई के तर्जुमान और उनके वकला पैनल का हिस्सा नियाजुल्लाह नियाजी साहब वकील भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आप वकील भी हैं, तर्जुमानी भी करते हैं सियासी इमरान खान की। ये जो आज हुआ है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, अब तो पार्टी आपकी ख़त्म शुद्ध होकर रहेगी कि नहीं?
پہلی تو بات ہے کہ آپ نے بڑا اچھا الفاظ بولا کہ آپ عمران خان کے ترجمان بھی ہیں اور ترجمانی بھی کرتے ہیں. وکیل بھی ہیں اور وکیل. مجھے آپ کے اس چینل سے ذریعے ریکویسٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے لارجر بینچ کا. 2 دن پہلے ٹیوزڈے تھا, 6 وکلاء کی لسٹ تھی. میں تو خیر مجھے تو 24 مارچ کے بعد فیصلے کے بعد 2 موقع ملے, ہر ویک میں ٹیوزڈے کو ملاقات ہوتی. تو آخر ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی کہ اگر میں ملتا تو آج ملاقاتوں سے باتیں آگے بڑھ گئی ہیں, میں بتاتا ہوں کہ سزائیں ہو گئی ہیں, میں صرف سزا ہو رہی ہے نا, جیل میں جا رہے ہیں, وہاں ملاقاتیں کر لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارا حق ہے, رائٹ ہے نا, کیونکہ ہم تو عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. عدلیہ کا آرڈر ہے, انتظامیہ کیوں نہیں مان رہی؟ نمبر 1 یہ ڈسکوالیفیکیشن اب 108 ادھر سے سزا ہوتی ہے, ادھر سے ڈسکوالیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ الیکشن کمیشن کی تیزیاں اور پھرتیاں دیکھیں کہ یہی الیکشن کمیشن جب ریزرو سیٹ کا 12 جولائی کو فیصلہ ہوتا ہے تو 8 مہینے تک یہ خاموش ہے. ججز کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرو. اس میں فریق تھا الیکشن کمیشن, جی الیکشن میں فریق تھا. ہاں فریق. یہاں پر تو فریق نہیں ہے, یہاں پر تو اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ادارے کردار ادا کر رہے ہیں, میں بتاؤں جب وہ ادا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو, ہاں بڑی بات کی, الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی کردار یاد آیا ہے. الیکشن کمیشن کو 8 فروری کے الیکشن میں جب ہم پیپر جمع کرا رہے تھے, پیپر چھینے جا رہے تھے, الیکشن میں کمیشن کہاں تھا؟ میرا خیال اس بحث سے اب عوام ایجوکیٹ ہو چکی. آپ اور میں بتائیں گے تو عوام کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ الیکشن 8 فروری کا کرانا, اس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننا, اس کے بعد جب ان کو KPK کا آرڈر ہوتا ہے تو جلدی الیکشن کمیشن وہاں پہنچ جاتا ہے جی سینٹ کے الیکشن کرائیں. آج ہمارے بندے ادھر سے سزا ہوتے ہیں, ادھر الیکشن کمیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے ملک احمد بچر, اس کا وہ دیکھیں نا اسمبلی کا وہ جس طریقے سے آج ان کی سیٹ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اب نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں کیا ہے. اب یہ چاہتے ہیں, یہ گورنمنٹ یہی ان کو لے کے بھی ڈوبے گی. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب میجارٹی لے کے ایبسولوٹ میجارٹی کی طرف جا رہے ہیں. واہ, یہ گورنمنٹ جو ہے جنہوں نے فارم 47 کی بنائی, وہ شاید ان کی آپس میں بھی لڑائی ہے کہ شاید ہمیں انہیں بھی سارا. لیکن سیٹیں تو اڑ گئی نا, فارغ ہو گئی, لیکن آپ کی مقبولیت ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی؟ مقبولیت اس سے زیادہ جو ہے. اچھا, مقبولیت پھر تو گھبرانا نہیں چاہیے, نہیں گھبرانا چاہیے PTI کو. پھر تو دوبارہ الیکشن ہو جائے, آپ لوگ پھر سیٹیں لے کے واپس آ جائیں. دیکھیں نا, کیسے ملے گی حکومت کو ایبسولوٹ میجارٹی؟ نہیں گھبرا رہے, لیکن جو سٹیٹ ہے نا وہ ذمہ دار ہے انڈیویجولز کی, ہر پارٹی کی, ہر فرد کی. میں 2 دن پہلے گیا ہوں موبلائزیشن کے لیے کشمیر. 2 جگہ پہ میں گیا ہوں, مظفر آباد اور اینڈ پہ گیا ہوں LOC پہ, جہاں پہ ڈسٹرکٹ جہلم ویلی جس کو کہتے ہیں. یقین کریں کہ عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے, فوج سے تو کرتی ہے, کرنی ہے, آخر فوج ہے ہماری. لیکن وہ تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں نہ ہوں, میری فوج میرے لیے ضروری ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ عوام جڑ کے کھڑی ہے. جو بھی نعرہ انہوں نے لگایا, انہوں نے کہا جی پاکستان کو کون بچائے گا؟ عمران خان. یعنی عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کو تو خیر بعد میں بچائیں گے جو بھی ہوگا, لیکن پہلے پاکستان تحریک انصاف کو تو بچا لیں عمران خان. پارٹی آپ کی کہاں جائے گی؟ تو عمران خان کہیں بھاگ گیا ہے؟ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے, صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے وضو کا صاف پانی دے دو, آپ وہ نہیں دیتے. وہ کہیں بھاگا نہیں ہے, وہ کہ بیمار نہیں ہوا, وہ تو بیٹھا ہے. وہ تو سسٹم کے خلاف چاہے جو بھی یہ فیصلے آ رہے ہیں, لیکن باہر آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اتنا بھی فارمر پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتا. ایک بات مجھے کہ اس کو آپ نے اس کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, 2 سال سے وہ جیل میں بیٹھا ہے. آپ اس کی لائٹ بند کرتے ہیں, ٹی وی بند کرتے ہیں, اخبار بند کرتے ہیں, کتابیں بند کر دیتے ہیں. تو وہ کہیں جا رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں اسی سسٹم میں رہ کے اس کا مقابلہ کروں گا. اور اب ہم باہر نکلتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت دو. وہ جلسہ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مینار پاکستان سے جلسہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں کہتا ہے وہ بھی نہیں کرتے. آج کا جو آپ نے پوچھا ہے نا, 108 بندے کو سزا دینا, یقین کریں کہ 10 سال کی 2 سالوں کے بعد 2 سالوں کے بعد, اور اتنی جلدی سزا. سر یہ جلدی ہے 2 سال کے بعد؟ 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا. تو ہم تو کہتے ہیں ہم نے روکا ہے مقدمے اس سے. ہم تو کہتے ہیں عمران خان کے مقدمے بھی جلدی سنو اور یہ بھی سنو. عمران خان کی کیوں نہیں سنتے؟ جب سنتے ہیں اور فیصلے آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کیوں دیا یہ فیصلہ؟ نہیں, سزا دی ہے. تمام جو عدالتیں ہیں ATC وہ کس کے انڈر ہیں؟
फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर। ये अदालतें जो है ना, हाई कोर्ट के अंडर नहीं है। और फेडरल मिनिस्ट्री को कौन चला रहा है? सिटिंग गवर्नमेंट। और सिटिंग गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये जल्दी में इतने फैसले क्यों हुए? 5 अगस्त को आप कहते हैं, 5 अगस्त अभी तो निकले ही नहीं है। अभी तो इतना डर है इनको कि 5 अगस्त का नाम लिया निकलेंगे तो अब तक 5 अगस्त तो अभी चंद दिन दूर है। आज एक कारकुन मौजूद नहीं था फैसलाबाद एटीसी के बाहर, एक लीडर आपका मौजूद नहीं था। इतनी मैस कन्विक्शंस हो रही हैं, मैस डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, कोई एक एहतजाज तो हो पूरे मुल्क में। बताता हूँ, एक बंदा नहीं निकला। मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। 26 नवंबर के मुल्ज़मान इस्लामाबाद की अदालत में, अदालत का जो कि कानून पे बिलीव रखते हैं, वो आते हैं और वो अपने कोर्ट में अदालत में जा रहे हैं अपने केस करने के लिए। उनको कोई अदालत हमें सज़ा दे या हमें बरी करे, उनको बहस से उठा लिया जाता है। थोड़ा सा अब पॉजिटिव चीज़ों को, मीडिया का रोल होना चाहिए हमारा कि हम मराद है कि आप कहाँ जाएं, किसी शरीफ शहरी को बाहर निकलने का हक ही नहीं है। एक तो आपने मुल्क के अंदर ऐसा क्या कर दिया है कि आम आदमी बाहर सोचता है कि मैं किस तरह, अब तो महंगाई के लिए लोग निकलना चाहते हैं हमारे लिए। जितनी आपने महंगाई कर दी, जो आपने शुगर माफिया, जो आपने गंदम का स्कैंडल क्रिएट किया, हर चीज़ें तो आप लेके बैठे हैं। कौन सी आपने अच्छी डिलीवरेंस की है? लिहाजा लोगों को हम सिर्फ कहते हैं कि हमें एक जलसे की इजाज़त दें, वो नहीं देते। आज की 108 जो सजाएं हैं, ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसके पीछे गवर्नमेंट का एब्सोल्युटली मेजॉरिटी और 27वीं तरमीम भी तैयार पड़ी है और बार काउंसिल के इलेक्शन भी जेके कर रहे हैं, उसको भी पहले कर रहे हैं। यानी इतनी जल्दी में जो गेम कर रहे हैं और कहते हैं जी हमने केपीके की हुकूमत भी खत्म कर दी। भाई तुम क्या कर रहे हो? मुल्क में जिस पे आवाम जिस पे बिलीव कर रहे हैं और वो इसी वजह से खड़ा है, वो खड़ा है कि ठीक है जो ज्यादतियां करनी वो कर लें, उसके बाद आवाम देखेगी, फैसला करेगी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तर्जुमान भी हैं और वकील भी हैं, इमरान खान के आज प्रोग्राम पे निकाल रहे थे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। दैट्स अ रैप। आई सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।